हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स प्राइड। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं बियरिंग्स चैप्टर का। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये क्वेश्चन भी हमारा गेट का आया हुआ है। कब? सन 2000 में। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी गिवन है, मतलब अगर गलत हुआ तो 2/3, सही हुआ तो +2। तो बड़ा ध्यान से कीजिएगा। लेकिन एक अच्छी बात, ये 2 मार्क्स का होते हुए भी काफी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। द लाइफ ऑफ अ बॉल बियरिंग एट अ लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन इज 8000 आवर्स। इट्स लाइफ इन आवर्स if the load is increased to 20 kilonewton keeping all other conditions same is पहला ऑप्शन 4000, दूसरा ऑप्शन 2000, तीसरा ऑप्शन 1000, चौथा ऑप्शन 500। ये क्या है? लाइफ इन आवर्स। अगर हम 10 किलो न्यूटन लोड को बढ़ा के 20 किलो न्यूटन कर दें तो हमारा लाइफ 8000 से कम होके क्या हो जाएगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन बड़ा डायरेक्ट है। जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो यहीं से क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दीजिए। जिन्हें लग रहा है कि वो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है वो धीरे धीरे स्टार्ट तो कीजिए, अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। अटेम्प्ट कैसे करना है, प्रोसीजर देखिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या लिखेंगे? हमारे पास लोड कितना है? अगर लोड है 10 किलो न्यूटन, ये मैंने क्या लिखा? इक्विवेलेंट लोड 1। तो मेरा लाइफ कितना है? लाइफ मतलब L10 को कितना बोलूंगा मैं? 8000 आवर्स। वहीं अगर मेरा इक्विवेलेंट लोड हो जाए 20 किलो न्यूटन तो लाइफ कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है ना? तो चलिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। हमारे पास क्या फॉर्मूला है? हमारे पास L10 का एक फॉर्मूला है, L10 इक्वल्स टू डायनेमिक लोड कैपेसिटी अपॉन इक्विवेलेंट लोड डिवाइडेड बाय के। अब के क्या होता है? बॉल बियरिंग है या रोलर बियरिंग, उस पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में गिवन है बॉल बियरिंग, तो के का वैल्यू कितना हुआ? 3। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे? L10 और PE में हमारे पास एक L10 एक PE गिवन है, तो हम क्या बोलते हैं? L10 इक्वल्स टू 8000 इक्वल्स टू C अपॉन इक्विवेलेंट लोड कितना है? 10 किलो न्यूटन का होल क्यूब है ना? इससे आप C क्यूब का वैल्यू निकाल लीजिए। इससे हम क्या बोल सकते हैं? C क्यूब इक्वल्स टू 8000 इंटू 10 क्यूब है ना? अब हम निकालते हैं क्या? ये वाला L10। तो हम क्या बात करते हैं? वापस सेम फॉर्मूला लगाते हैं, L10 इक्वल्स टू C बाय P इक्विवेलेंट। यहां पे हमने क्या रखा था? L10 केस 1 का तो P इक्विवेलेंट केस 1 का। यहां L10 केस 2 का तो P इक्विवेलेंट भी केस 2 का होगा। केस 2 मतलब जो चीज हमें क्वेश्चन में पूछी गई है। L10 2 हमें कैलकुलेट करना है। C क्यूब अपॉन P इक्विवेलेंट केस 2 का क्यूब। C क्यूब का वैल्यू देखिए, बियरिंग सेम है क्योंकि लिखा हुआ है कीपिंग ऑल अदर कंडीशन सेम। सिर्फ लोड बढ़ाया है, बाकी सारी चीजें सेम है, तो C का वैल्यू वही के वही रहेगा। तो C क्यूब का वैल्यू हम रख देते हैं 8000 इंटू 10 का क्यूब डिवाइडेड बाय P इक्विवेलेंट 2 कितना है? 20 किलो न्यूटन। 20 किलो न्यूटन का मतलब क्या हुआ? 20 का क्यूब। 20 का क्यूब, 20 के क्यूब को मैं ऐसे लिख देता हूं 20 इंटू 20 इंटू 20 है ना? अब देखिए ये कितना होता है? 2 2 4 2 8, ये खुद ही 8000 हो गया। तो हमारा ये और ये कट हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर बचा? 10 क्यूब मतलब 1000 आवर्स। देखिए कितना डायरेक्ट क्वेश्चन था और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। अगर आप इसको जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो हार्डली 50 सेकेंड्स या 1 मिनट के अंदर अंदर यहां से आप आंसर ये निकाल देंगे। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ हमारा? 1000। ठीक है, अब देखिए बियरिंग्स टॉपिक थोड़ा बड़ा जरूर था, समझने के लिए बहुत सारी चीजें थी, लेकिन क्वेश्चंस इन गिवन चीजों से ही पूछी जाती है। तो क्वेश्चन करने का बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है कि जितने ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे हमको ये समझ में आ जाएगा कि इतने बड़े बियरिंग के टॉपिक में से केवल इतना ही परसेंट चीजें पूछी जाती है। समझ में आया? ठीक है, तो ये माय डियर फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है ये लॉजिक समझना कि क्वेश्चंस पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से नहीं आने वाला।
गेट की अगर स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो गेट में तो क्या होता है आपके पास, सिर्फ वो 3 घंटा। इंजीनियरिंग सर्विस में तो प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, गेट में तो सिर्फ वो 3 घंटा है। और 3 घंटे में से भी आप एप्टी और मैथमेटिक्स हटा देंगे तो 30 मार्क्स तो यहीं हट गया। रिमेनिंग कितना बचा, 70 मार्क्स का आपका टेक्निकल है। अब पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के उतने सारे सब्जेक्ट, उतने सारे चैप्टर्स के उतने सारे टॉपिक्स, लेकिन केवल 70 मार्क्स। मतलब क्या होगा, आपको पता हो जाना चाहिए कि कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट वालों के लिए। गेट वालों के लिए मतलब जो गेट की कमिटी है, ठीक है, जो भी पेपर फॉर्म करती है। तो इसके लिए हम लोग क्या एनालिसिस करते हैं, हम बोलते हैं कि जो भी गेट का पेपर फॉर्म कर रहा है, जो भी आईआईटी, उस आईआईटी ने पिछले बार कब कब फॉर्म किया था, उनके देख लेते हैं वो लोग इंपॉर्टेंट किन किन चीजों को मानते हैं और उन चीजों को थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। मतलब जैसे बेरिंग चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट कितना वास्ट था, क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, इक्विवेलेंट लोड, डायनेमिक लोड कैपेसिटी, कभी डायनेमिक लोड कैपेसिटी दे देंगे, इक्विवेलेंट पूछ लेंगे। यहाँ पे इक्विवेलेंट एक दे रखा है, L10 दे रखा है, दूसरा इक्विवेलेंट दे रखा है, नेक्स्ट L10 पूछा गया है। तो ये गिवन चीजों में ही क्वेश्चंस घुमाए जा रहे हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ देम, कुछ कुछ एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, आगे हम उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो वो कुछ कुछ एक्सेप्शंस के अलावा सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाते हैं कि आप कौन कौन से क्वेश्चन गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों ने गेट के सारे क्वेश्चन, अगर हम स्पेसिफिकली गेट की बात करें तो गेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हुए हैं, उन बच्चों को एटलीस्ट 60-65% तो पता होता है कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, तो चांसेस यहीं से पूछे जाएंगे। समझ में आया। और बाकी का जो 30-40% है वो तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का मतलब ये वो चीजें जो जनरली नहीं पूछी जाती लेकिन इस बार पूछ ली जाती है। समझ में आया माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो बेसिकली आपको प्रैक्टिस करने से क्या समझ में आ रहा है, तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, फॉर्मूला अप्लाई करना समझ में आ रहा है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता चल रहा है कि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंजीनियरिंग सर्विस की क्वेश्चंस करेंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। समझ में आया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जिनका आंसर ये नहीं था वो लोग इसको समझ लीजिए कहां गलती हुई। केवल कैलकुलेशन है यहाँ पे, सबको ये तो अब समझ में आ गया होगा क्योंकि इस टाइप के बहुत क्वेश्चन हम गेट के कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे। आप पहले इसको लिख लीजिए पॉज करके, और जिन्होंने लिख लिया है तो चलिए अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है आपकी स्क्रीन पे ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी गेट एग्जाम का है 1997 में और 2 मार्क्स का है ये भी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बात की गई है। द डायनेमिक लोड कैपेसिटी ऑफ अ 6306 bearing is 22 kilonewton. The maximum radial load it can sustain to operate at 600 revolution per minute for 2000 hours is, पहला ऑप्शन 4.16 kilonewton, सेकंड ऑप्शन 3.60 kilonewton, थर्ड ऑप्शन 6.25 kilonewton एंड फोर्थ ऑप्शन 5.29 kilonewton। समझ में आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए जिन बच्चों को समझ में आ गया कैसे करना है, वीडियो यहीं पे पॉज कीजिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। चलिए वीडियो पॉज कीजिए। और जिन बच्चों को लग रहा है कि हम इसको नहीं कर पा रहे, वो लोग स्टार्ट तो करें। स्टार्ट करेंगे मतलब सबसे पहले गिवन चीज लिखिए। गिवन लिखने के बाद जो चीज पूछी गई है उससे रिलेटेड सोचिए माइंड में कि फॉर्मूला क्या हमें याद है। इसी को हम कहते हैं थॉट प्रोसेस, कि क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले हमारा माइंड किस तरीके से सोचना चाहिए, ये आपको अभी हम सिखा रहे हैं। सबसे पहले गिवन चीजें लिखिए। तो आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं, गिवन चीजें हमारे पास क्या है, 6306 बियरिंग, ये बोला हुआ है। अब यहाँ पे बॉल बियरिंग है, रोलर बियरिंग है, ये नहीं बोला। 6306 बियरिंग, ये बियरिंग की रेटिंग होती थी, ठीक है, बियरिंग का सॉरी डेजिग्नेशन होता था। इस तरीके से बियरिंग्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका डायनेमिक लोड कैपेसिटी मतलब सी का वैल्यू कितना हुआ, 22 किलो न्यूटन। अब पूछा गया द मैक्सिमम रेडियल लोड इट कैन सस्टेन टू ऑपरेट एट 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट फॉर 2000 आवर्स, ठीक है। आवर्स है 2000 और आरपीएम कितना है 600, ठीक है। ये हुआ हमारा गिवन चीज। हमसे क्या पूछा हुआ है, रेडियल लोड, मतलब रेडियल लोड कितना है ये हमें बताओ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम जैसे ही सी गिवन है, सी से और एफ आर से रिलेटेड हमको एक फॉर्मूला पता है। क्या हमको पता है, ये वाला फॉर्मूला कि L10 इज इक्वल टू सी बाय पी इक्वलेंट की पावर के।
के डिपेंड करता है कि बॉल बेयरिंग है, रोलर बेयरिंग है या कौन सी बेयरिंग है, ये वाली चीज पे। समझ में आ गया? तो पहले हम के के लिए देखते हैं, इसको समझते हैं। 6306 का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब ही क्या होता है? डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। 3 होता, इसका मतलब क्या होता? 3 होने का मतलब ये हो गई हमारी कौन सी? टेपर्ड रोलर बियरिंग। समझ में आया? तो अभी हमारे पास 6 है, तो मतलब डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। इसको लिख देता हूं पूरा नाम, डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। ठीक है। 3 क्या बताता है? सीरीज कैसी है? 3 मतलब मीडियम सीरीज। और ये जो आखिरी के 2 डिजिट हैं, इसमें अगर इंटू 5 कर दूं मैं, तो हमारे पास क्या आएगा? 6 5 30। 30 में क्या हुआ हमारे पास? इसको हम कहेंगे शाफ्ट डाया। समझ में आ गया? तो हमारा के का वैल्यू क्या हुआ? डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। ठीक है, बॉल बियरिंग का मतलब के का वैल्यू हो गया हमारे पास क्या? 3। समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए, ये चीज हमें पता है। सी कितना है? 22 किलो न्यूटन। L10 हम निकाल सकते हैं कैसे? इससे देखिए, L10 क्या होता है? L10 होता है हमारा इन फलाना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। अब ये फलाना क्या चीज थी? हमारा था इतना मिलियन रिवॉल्यूशंस। लाइफ ऑफ बियरिंग बताता है या ना? ठीक है, तो L10 को हम कैसे लिखेंगे? L10 हम निकालेंगे, आवर्स है 2000, ये है 600 रोटेशन पर मिनट। 2000 में कितने मिनट्स होते हैं? 2000 इंटू 60, इतने मिनट्स है टोटल। एक मिनट में 600 आरपीएम, तो टोटल कितने रोटेशन? 600 रोटेशन पर मिनट, और इतने मिनट है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई कीजिए। 6 6 36, 2 72, 1 2 3 4 5 6, 60 मतलब इतने मिलियन रिवॉल्यूशंस। तो L10 आ गया आपके पास कितना? 72। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास L10 आ गया, C आ गया, इक्विवेलेंट लोड निकालते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में पूछा है रेडियल लोड, हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट लोड की। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए क्वेश्चन में है हमारी बॉल बेयरिंग, मतलब जो और किसी लोड के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सियल लोड के बारे में नहीं। ठीक है, अब इसका मतलब जो लोड लग रहा है वो रेडियल ही है। समझ में आया? ठीक है, और क्वेश्चन में वैसे ही बोल दिया था ये डीप ग्रूव बॉल बियरिंग है, तो इसमें लगने वाला लोड हमारा कौन सा हुआ? रेडियल लोड। तो जो भी लोड हुआ, ये इक्विवेलेंट लोड इज ओनली रेडियल, देयर इज नो एक्सियल, तो इक्विवेलेंट लोड इज रेडियल लोड इटसेल्फ। समझ में आया? तो हम इक्विवेलेंट लोड निकालते हैं। L10 की जगह क्या रखूं मैं? L10 की जगह रख दूंगा 72, इतने मिलियन रिवॉल्यूशंस। ठीक है, इक्वल्स टू C का वैल्यू 22 किलो न्यूटन में, तो हमारा इक्विवेलेंट लोड भी जो भी आएगा उतना किलो न्यूटन। है ना? क्या आ जाएगा ये? तो इक्विवेलेंट लोड इक्वल्स टू 22 अपॉन 72 की पावर 1/3। कितना आता है ये? 72 का क्यूब रूट करें अगर हम, तो आएगा 4.16, 22 डिवाइड बाय 4.16 इज 5.28 यूनिट्स किलो न्यूटन। क्यों? क्योंकि हमने CB 22 किलो न्यूटन में रखी हुई है। ठीक है, तो हमारा है 5.28, और यही हमारा क्या हुआ? यही हमारा हो गया रेडियल लोड। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सियल लग ही नहीं रहा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? 5.28 से नियरेस्ट आंसर हमारा आ रहा है ये। तो माय डियर फ्रेंड्स, 5.29 किलो न्यूटन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आया? देखिए क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, क्योंकि ये गेट का क्वेश्चन है तो कैलकुलेटर अलाउड है। कैलकुलेटर अलाउड है तो क्वेश्चन बड़ा इजी और बहुत जल्दी हो गया आपसे। ठीक है, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के इस तरह के क्वेश्चन तो आपको छांट छांट के ढूंढ के पहले करने हैं। पहले करने का मतलब सबसे पहले आपको यही क्वेश्चंस जो आपको लग रहा है कि 2-2 मार्क्स के, ज्यादा मार्क्स है और बहुत इजीली आप कर पा रहे हो, इनको करना है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? अब देखिए एक थोड़ी सी छोटी सी चीज हम बता देते हैं कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना होता है। सभी बच्चे क्वेश्चन पेपर को एक ही गिवन पैटर्न से अटेम्प्ट करें। कैसे? देखिए, सबसे पहले आपके जितने भी आवर्स का क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, 1 घंटे का हो, जो भी पेपर हो, ऑब्जेक्टिव हो, मतलब नॉन टेक्निकल हो या टेक्निकल हो, किसी भी फील्ड का, किसी भी ब्रांच के रेस्पेक्टिव में,
एक कॉमन मेथड होता है। क्या? सबसे पहले अपने टाइम स्लॉट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 3 पार्ट में का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जितना भी टाइम स्लॉट है, चाहे वो 1 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, कोई भी है, ठीक है, अलग अलग एग्जाम के रिस्पेक्ट में अलग अलग टाइम स्लॉट होता है। आप इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए कि अपने 20% टाइम और 40% टाइम और 40 नहीं, ऐसे कर लीजिए 50, 25% और 25%, इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं, जो पहला 25% ऑफ द टाइम स्लॉट है, यहां पे आप अपने क्वेश्चन पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे, इस पार्ट में सेकंड अटेम्प्ट करेंगे, इस पार्ट में थर्ड अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट का मतलब क्या हुआ, देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को वो फर्स्ट अटेम्प्ट में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जो आपको लगता है कि आप देख के ही कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर हार्डली 10, 15, 20 सेकंड्स में आप आंसर मैक्सिमम इतने में आंसर निकाल सकते हो। ये कौन से क्वेश्चन होते हैं, या तो वो जो थ्योरेटिकल हो, जो पढ़ा और चारों ऑप्शंस में से आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, यहाँ कुछ कैलकुलेट करने वाली या फॉर्मूले वाली चीजें नहीं है। ठीक है, दूसरे वो जिसमें बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला, एक छोटा फॉर्मूला है, कोई ज्यादा पावर्स भी नहीं है, और डायरेक्ट वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया, ये करने हैं आपको फर्स्ट स्लॉट में। ठीक है, सेकंड स्लॉट में क्या करेंगे, फर्स्ट स्लॉट में क्वेश्चन करते हुए आपने एटलीस्ट एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर की रीडिंग तो लगा लिया। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन स्लॉट में ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो आपको लगता है कि आते हैं, बस थोड़ा सा इसमें फॉर्मूले 2-3 लगने वाले और थोड़े से पावर्स वगैरह कैलकुलेट करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस पे आप क्या क्या लिख देंगे, सी फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन जिन पे आपको लगता है आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, या फिर आपको लगता है कि अगर आप इसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करोगे, थोड़ा सोचोगे तो शायद आंसर आ जाए, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उन पे आप कुछ भी लिख दो, एस फॉर इसमें सोचना है, कुछ भी आप सिंपल अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में जिसमें कैलकुलेशन है उसमें सी लिख के छोड़ो उसको, जिसमें थोड़ा सोचना है उसको एस लिख के छोड़ो, बाकी जो क्वेश्चन देखते ही हो रहे हैं उनको करना है। ठीक है, देखते ही आपको लग रहा है कि ये तो हार्डली 5 सेकंड का काम है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड्स, वो आपको डायरेक्टली अटेम्प्ट करना है। ये हो गया आपका कौन से, इस फर्स्ट कैटेगरी में। अब सेकंड कैटेगरी में सी और एस वाले कैलकुलेशन वाले सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कैलकुलेशन और सोचना मतलब ये दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए इसमें मेजर पार्ट 50% ऑफ द टाइम का पेपर आपका सेकंड स्लॉट में, और जो रिमेनिंग थोड़ा सा 25% रह जाएगा, यहाँ पे वो जो अब इन दोनों के आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं, स्टिल जो थोड़े बहुत रह गए हैं, जिसमें आपको लगता है कि यार इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं है, पता नहीं सोचने पे भी आएगा कि नहीं आएगा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नहीं किया था, अब जो क्वेश्चन छूट गए हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। चाहो तो इसको थोड़ा और कम कर सकते हो, थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हो, आप चाहे तो इसको 30% कर सकते हो और इसको 20% कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ थोड़े बहुत जो क्वेश्चन इसमें क्या होते हैं, नॉर्मली 5-10 क्वेश्चन अगर अपन इस पार्ट के लिए छोड़ेंगे तो उनमें से 1-2 और हो जाते हैं, ये 2 भी हमारे क्या होंगे, थोड़े से और मार्क्स बढ़ा देंगे। ठीक है, गेट में तो हर क्वेश्चन हमारा काफी वेटेज का होता है, ईएस में तो हर क्वेश्चन 2 ही मार्क्स का होता है, गेट में तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स अलग अलग चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 2 मार्क्स के 2 या 3 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो 6 मार्क्स आपके बढ़ गए, क्या पता आपके कुछ नेगेटिव होने वाले हो, उनको ओवरकम कर देगा ये। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट भी काफी क्रूशियल है। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट में मेजॉरिटी वही होते हैं जो सारे बच्चे कर लेते हैं, सेकंड पार्ट ही होता है जिन्होंने तैयारी अच्छे से की है, थर्ड पार्ट जिन्होंने तैयारी अच्छे से की है प्लस उस वक्त पेशेंस बनाया हुआ है, पैनिक नहीं कर रहे, हड़बड़ा नहीं रहे, हड़बड़ा होगा तो ये थर्ड पार्ट का कोई यूज नहीं है। समझ में आया फ्रेंड्स, इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है आपको। ओके, तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।